दिसंबर 2001 अफगानिस्तान के तोरा बोरा के अंधेरे पहाड़ों में दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री फोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी एक ही शख्स को ढूंढ रही है। हर एक केव, हर एक गुफा के ऊपर बॉम्ब्स गिराए जा रहे थे। पेंटागन को पूरा भरोसा था कि आज या तो कल में उसामा बिन लादेन उनके हाथ लग ही जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई और धुआं साफ हुआ तो वहां सिर्फ एक खाली गुफा मिली, खाली केव, क्योंकि उसामा बिन लादेन गायब हो चुका था। अब अगले 10 साल तक CIA के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स सिर्फ अंधेरे में तीर चलाते रहे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ओसामा बिन लादेन इन 10 सालों में कहाँ है। और सच तो ये है कि वो किसी सुनसान जंगल या केव में नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के एक शांत मिलिट्री शहर के बीचों बीच एक लग्जरी कंपाउंड में आराम से अपनी जिंदगी काट रहा था। अब ये सिर्फ एक मिशन या अटैक की कहानी नहीं है, ये कहानी है 10 साल के उस एग्जॉस्टिंग और माइंड नंबिंग शिकार की, जहाँ एक छोटे से सुराग ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क तोड़ दिया। तोरा बोरा से निकलने के बाद ओसामा का अगला कदम एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने अपने परिवार को अफगानिस्तान से निकालकर पाकिस्तान के रास्ते भेज दिया और खुद घोड़े पर बैठकर पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में घुस गया। 2002 और 2005 के बीच ओसामा पाकिस्तान के अंदर कम से कम 3 अलग अलग शहरों पर छुप कर रहा। पहले कुछ महीने स्वात वैली के एक सेफ हाउस में। अब वहाँ का एक किस्सा बड़ा अजीब है। एक दिन ओसामा जब कार में बैठकर बाजार जा रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने स्पीडिंग की वजह से उनकी कार रोक ली। लेकिन ओसामा बिन लादेन का कुरियर इब्राहिम इतना तेज था कि उसने फौरन मामला रफा दफा कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड आदमी एक पुलिस चेक पोस्ट के सामने से निकल गया और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। इसके बाद 2003 में ओसामा पाकिस्तान के हरिपुर के एक 2 मंजिले घर में शिफ्ट हो गया। वहाँ उसने 2 साल गुजारे। उस दौरान वो और उसके कोरियर्स कभी मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे। फोन करने के लिए उन्हें 60 से 150 किलोमीटर दूर पेशावर या रावलपिंडी के पब्लिक कॉल ऑफिसेज जाना पड़ता था। लेकिन ओसामा को ये बात पता थी कि ये किराए का घर परमानेंट नहीं है। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो बिल्कुल सिक्योर हो। और इसी सोच के साथ 2004 में अबोटाबाद के इस आइकॉनिक कंपाउंड की जमीन खरीदी गई। 2005 तक अबोटाबाद में एक अजीब और शानदार मेंशन बनकर तैयार हो गया। अब ये मेंशन आम घरों से 8 गुना बड़ा था। इसकी दीवारें 12 से 18 फुट तक ऊंची थी, जिनके ऊपर बार्ब्ड वायर लगी थी। इस घर में ना कोई इंटरनेट था, ना कोई टेलीफोन। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो किसी आम इंसान की नजर में आना चाहिए था कि इस घर के लोग घर का कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि घर के अंदर ही जला देते थे, ताकि कोई उनका कचरा निकालकर ये ना बता सके कि इस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं। अब वहाँ के लोकल लोग इस घर को वजीरिस्तान हाउस बुलाते थे और इस घर के अंदर ओसामा बिन लादेन का एक नया रूप चल रहा था। अब पाकिस्तानी कमीशन की लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक अबोटाबाद के उस कंपाउंड में ओसामा ज्यादातर अपना वक्त पढ़ लिख कर और अपने परिवार के साथ बिताता था। जब भी वो घर के कोर्टयार्ड में वॉक करने निकलता था तो वो एक हैट पहनता था, ताकि ऊपर से अगर कोई सैटेलाइट और स्पाई प्लेन गुजरे तो वो एक आम लोकल इंसान लगे, ना कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट। अब ओसामा बिन लादेन को किडनी और दिल की बीमारियां थी, और जब भी वो थकान महसूस करता तो वो एक सेब के साथ थोड़ी चॉकलेट खा लिया करता था। लेकिन ये सारी शांति तब खत्म होने वाली थी जब CIA को एक छोटा सा सुराग मिलने वाला था। अब 10 साल से CIA अंधेरे में तीर चला रही थी। 2007 में CIA के इंटेरोगेशन ऑफिसर्स को ग्वांतनामो बे में एक प्रिजनर से एक नाम मिला, और वो नाम था अबू अहमद अल कुवैती। ये वो कुरियर था जो ओसामा तक खाना, सामान और मैसेजेस पहुंचाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि CIA को उसका सिर्फ एक निकनेम कुन्या पता था। असली नाम या उसका एड्रेस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब सालों के सर्च मिशन के बाद अब 2009 में CIA ने पता लगा लिया कि ये कुवैती कुरियर असल में एक पाकिस्तानी है जिसका नाम शेख अबू अहमद है। अब अगस्त 2010 में CIA के सीक्रेट ऑपरेटिव्स ने पेशावर में एक व्हाइट जीप को ट्रैक करना शुरू किया। इस जीप की सबसे बड़ी पहचान थी इसके स्पेयर टायर पर एक राइनोसेरोस यानी कि गैंडे का स्टिकर लगा हुआ था। अब CIA की इंटेलिजेंस टीम ने उस जीप का पीछा किया और देखा कि ये जीप सीधा एबोटाबाद के उस मिस्टीरियस कंपाउंड के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद CIA ने सैटेलाइट और थर्मल इमेजिंग की हेल्प से इस घर पे 24 घंटे नजर रखना शुरू की, जिससे उन्हें एक और शख्स दिखा जो रोज सुबह घर के कोर्टयार्ड में चक्कर लगाता था। अब उसका चेहरा सैटेलाइट से क्लियर नहीं था, लेकिन उसका लंबा कद और चलने का अंदाज बिल्कुल वही था। अब CIA ने उसे एक कोड नेम दिया जो था द पेसर, जिसका मतलब था द वॉकर। अब इंटेलिजेंस 95% श्योर थी कि वो
इंसान ओसामा ही है। लेकिन CIA के डायरेक्टर लियोन पैनेटा के आगे एक बहुत ही बड़ा सवाल था, क्या ये इंसान सच में ओसामा बिन लादेन है या सिर्फ एक वहम? अब मार्च 2011 से लेकर अप्रैल 2011 के बीच व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चली। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, अबोटाबाद कंपाउंड पर एक मैसिव B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एयर स्ट्राइक करवा दो, पूरा का पूरा घर उड़ा दो, जिसका मतलब था कोई अमेरिकन सोल्जर की जान खतरे में नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी था, पर यह रास्ता थोड़ा रिस्की था। सीक्रेट हेलीकॉप्टर रेड करो, सील टीम 6 को भेजो और ओसामा को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, ताकि पूरी दुनिया को फिजिकल प्रूफ मिल सके कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है। अब इस फैसले से पहले CIA ने एक रेड टीम बनाई, यानी कि कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जिनका काम था CIA को गलत प्रूफ करना। अब उन्होंने ये बताया कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस घर में जो इंसान है वो ओसामा बिन लादेन है, और अगर उस घर के पास पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है तो पाकिस्तान की आर्मी या एयरफोर्स हमारे हेलीकॉप्टर्स को शूट डाउन कर सकती है। लेकिन अप्रैल 29, 2011 की सुबह प्रेसिडेंट ओबामा ने एक आखिरी पत्ता खेला। उन्होंने कहा वी आर गोइंग, और ऑर्डर साइन हो गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया। अब 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरबेस से 2 मॉडिफाइड स्टेल्थ ब्लैक हॉक्स निकलते हैं। इनमें सवार हैं US नेवी सील्स की एलीट यूनिट। अब पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे हेलीकॉप्टर्स एबोटाबाद कंपाउंड के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन तभी एक टेक्निकल डिजास्टर होता है। हाई वॉल्स की वजह से एयर टर्बुलेंस इतना ज्यादा होता है कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का टेल वॉल से टकरा जाता है और वो क्रैश लैंड होता है। मिशन एकदम से डेंजर में आ जाता है, लेकिन सील्स अपना काम नहीं खोते। वो फौरन चॉपर से बाहर निकलते हैं। अब ओसामा के घर के ग्राउंड फ्लोर पर कुरियर अबू अहमद और उसका भाई अपने हथियारों के साथ सामने आते हैं। सेकंड्स के अंदर दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। अब सील्स तेजी से स्टेयर्स चढ़ते हैं। दूसरे फ्लोर पर ओसामा का बेटा खालिद AK-47 लेके आता है, उसे भी वहीं ढेर कर दिया जाता है। अब सील्स तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां एक छोटा सा वुडन दरवाजा है जिसके आगे पर्दा लगा है। एक सील आगे बढ़ता है, पर्दा हटाता है, और वहां खड़ा होता है वो शख्स जिसने 10 साल से दुनिया को हिला रखा था, ओसामा बिन लादेन। उसने सफेद पगड़ी पहनी थी और पास में रखी राइफल लेने की कोशिश कर रहा था। बिना एक सेकंड वेस्ट किए सील टीम मेंबर ने अपनी राइफल उठाई, एक गोली माथे पर और दूसरी छाती पर। अब टाइम हो रहा था रात के 3:39। अब मिशन खत्म होने के बाद सील्स अपने साथ हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स और ओसामा की हैंड रिटन डायरीज उठाकर लेता है। जब CIA ने उन डायरीज को डीकोड किया तो एक ऐसी आयरनी सामने आई जो किसी ने सोची तक नहीं थी। ओसामा की पर्सनल डायरीज से पता चला कि उनको पहले ही शक हो गया था कि उनके कोरियर को कोई ट्रैक कर रहा है, और जनवरी 2011 को ओसामा ने एक लेटर में लिखा था कि वो उस अबोटाबाद के कंपाउंड को छोड़कर सितंबर 2011 तक किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि वहां के हालात उसके हिसाब से खराब हो रहे थे। मतलब अगर CIA ने सिर्फ एक और महीना वेट किया होता तो शायद ओसामा बिन लादेन उनके हाथ नहीं लगता। ओसामा की बॉडी को USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ले जाया गया और इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक अरेबियन सी में डाल दिया गया, ताकि कोई मजर या टेररिस्ट श्राइन ना बन सके। 10 साल की तलाश, अरबों डॉलर खर्च हुए, और एक ऐसी इंटेलिजेंस विक्ट्री जो हिस्ट्री में अमर हो गई। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीश्ड। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई पोस्ट वीडियोस एवरी संडे।